घर में मेहमानों का शोर हंगामा अब रफ्ता रफ्ता थमने लगा था, क्योंकि रात गहरी हो चुकी थी। गो के सदरा की रुखसती हुए एक रोज गुजर चुका था, और आज वलीमे के बाद वो मकलावे की रस्म के लिए अपनी माँ के घर आई थी। मगर मेहमान थे कि अभी तक उनके घर का दरवाज़ा छोड़ने पर तैयार न थे। आखिरी प्लेट धोकर मोमिना का थकन से बुरा हाल था। लंबे बालों की लटें चोटी में से निकलकर अब चेहरे के अतराफ में झोल रही थीं। उसकी सब्ज आंखों में थकन हिलकोरे ले रही थी। बाहर लाउंज में लगी घड़ी पर रात के 1:30 बज रहे थे। उस वक्त भी अगर वो ना थकती तो हैरान थी। वलीमे की तकरीब से वापस आने के बाद एक दफ़ा फिर सबने खाना खाया था। फिर चाय का दौर चला था, और ये सारे काम करते करते मोमिना की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। शुक्र है किचन साफ हो गया। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना है, प्रॉब्लम नहीं होगी। गहरी सांस लेते हुए वो दुपट्टे से अपने हाथ खुश्क करते किचन से बाहर निकली। तुम कहाँ सो गई मोमिना? तुम्हारा कमरा तो अम्मी ने सदरा और उसके शौहर को दे दिया है। ये सदरा से छोटी नायला थी, जिसने बड़े इत्मीनान से मोमिना के सर पर बम फोड़ा था। मेरा कमरा सदरा और उसके हस्बैंड को दे दिया, तो फिर मैं कहाँ सूंगी? उसने ज़ेरे लब नायला का जुमला दोहराया था। गहरी तायराना निगाह उसने लाउंज पर डाली, जहां खानदान के सारे लड़के और मर्द जमीन पर बिस्तरे डाले सो रहे थे। शदीद कड़कती सर्दियों के दिन थे। बगैर बिस्तर और लिहाफ के सोना नामुमकिन था, वरना उसने अपनी जिंदगी में कई रातें ऐसी भी गुजारी थीं जब वो सोफे पर टेढ़ी मेढ़ी होकर सो जाया करती थी। मगर आज तो उसने एक नज़र लाउंज के सोफों पर डाली, वो भी खाली न थे। मोमिना की आंखों में पानी उतर आया। क्या जरूरी था कि हर तकरीब, हर मौके पर उसे उसकी कम मायगी का एहसास दिलाया जाता? लेकिन नायला, खाला जान से ये भी तो पूछ कर आओ कि अब मैं कहाँ सूंगी? छत पर तो नहीं जाकर सो सकती ना? वो रोहानसी होकर बोली थी। अपना तकिया उठाकर माँ के कमरे में जाती नायला चिढ़कर पलटी। मैं तुम्हारी नौकर लगी हूँ, जो जाकर तुम्हारे पैगामात उन्हें देती रहूं? खुद जाकर बोल दो। नखरे तो इतने आ रहे हैं जैसे पता नहीं आसमान से उतरी हुई कोई हूर हो। यहीं किचन में बिस्तर डाल के लेट जाओ। एक झटके से जे जवाब देती पलटकर अंदर चली गई थी। हाथ में मौजूद उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था, और मोमिना को पता था अब वो अगले एक आध घंटे तक जाकर अपने किसी नादीदा दोस्त से बात करने वाली थी। वो थके थके अंदाज में सांस लेती लाउंज में जरा आगे तक आई। घर बड़ा था, नीचे ऊपर कई कमरे थे, मगर ऊपर के 2 कमरों में नायला और सदरा के जहेज की पेटियां पड़ी हुई थीं। सदरा का जहेज तो जा चुका था, मगर उन कमरों में अकेले सोने की हिम्मत मोमिना के अंदर नहीं थी। यूं भी दूसरी मंजिल के मुताल्लिक बचपन से वो कुछ अजीब बातें सुनती आई थी। अब मैं कहाँ जाऊं? इतनी रात हो रही है और मुझे थकन भी हो रही है। वो आंखों में आया आंसू साफ करते हुए बोली थी। खाला जान के कमरे में जाकर सो नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी प्राइवेसी मुतासिर होती थी, और वो कमरे में ज्यादा रश पसंद भी नहीं करती थी। बाकी उसने वक्तन फवक्तन सारे कमरे देख लिए। हर कमरे का बेड मेहमानों के कब्जे में था। जमीन पर बिस्तर डालकर बच्चों को सुलाया गया था। आखिर खाला जान ने इतने मेहमानों को रोका ही क्यों है? वो चढ़ गई। सुनो मोमिना, अम्मी कह रही हैं तुम फरदान भाई के कमरे में जाकर सो जाओ। नायला जवाब देकर जल्दी से अंदर कमरे में गुम हो गई थी, और मोमिना के ऊपर गोया किसी ने घड़ों पानी डाल दिया था। फरदान के कमरे में उसका दिल तेजी से धड़का। रुखसार सुर्ख पड़ गए, शर्म से नहीं, जिल्लत से। वो उस शख्स के कमरे में कैसे जा सकती थी जो उसका साया भी बर्दाश्त नहीं करता था? उसका मनकूहा, उसका शौहर, जिसके निकाह में थी वो पिछले 5 बरसों से, वो उसका नाम तक तो लेना गवारा नहीं करता था, और वो उसके कमरे में जाकर सो जाती। खड़े खड़े उसकी टांगें शल होने लगीं। सो जाती हूँ जाकर, वैसे भी कौन सा फरदान यहाँ है? उसे किसने बताना है कि मैं उसके कमरे में सोई थी? तजस्सुस के आलम में चलती वो फरदान के कमरे के सामने आई थी। दरवाज़ा बंद था, मगर लॉक नहीं। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अंदर नीम अंधेरा छाया था। मोमिना की हिम्मत न हुई कि वो लाइटें ऑन करे। उस कमरे की किसी चीज़ पर उसका कोई हक नहीं था। ये हक किसी ने उसे दिया ही नहीं था। बेजोड़, ज़बरदस्ती का एक निकाह था उन दोनों के दरमियान, जो किसी भी वक्त टूटने वाला था। पता नहीं कब तुम मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करोगे। फरदान अहमद। एक थकी हुई सांस उसके लबों से निकली थी। घड़ी की सोइयां 2 से भी आगे बढ़ने लगी थीं। वो मजीद खड़ी नहीं रह सकती थी। अगला पूरा दिन शदीद मसरूफियात का दिन था। अगर वो ना सोती तो शायद कल बेहोश ही हो जाती।
सोना मजबूरी थी। थके थके अंदाज में चलती वो बेड तक आई। कमरे में गर्माहट थी। आहिस्ता से बेड पर लेटते उसने कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया जो पहले ही बेड पर फैला हुआ था। वनूदगी उस पर छाने लगी थी। उससे पहले कि वो गहरी नींद में जाती, उसे सरसराहट सी महसूस हुई। कोई उसकी दाएं जानिब बोला था, किसकी मर्जी से आई हो तुम यहाँ? तुमने तो दावा किया था कि मेरी कुर्बत तुम्हारे लिए सिर्फ हकारत का बायस है। मेरी तो तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो आज खुद चलकर मेरी बाहों में पनाह लेने के लिए आ गई हो। मजबूत भारी आवाज जिसमें नींद का खुमार शामिल था, कानों के पास उभरी तो उसने एक झटके से आंखें खोल ली थीं। फरदान अहमद। उसने उठना चाहा, मगर मजबूत बाजुओं का शिकंजा उसे अपनी लपेट में ले चुका था। हिसाब बराबर करने का वक्त मिल गया है मुझे, बेगम साहिबा। तो अब मुझे वो सारे बदले लेने दो जो पिछले 5 सालों से मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। वो सारी नफरत जो तुमने मुझे दी है, वसूल करने के लिए तैयार हो जाओ। खुद अपनी मर्जी से आई हो यहाँ, मगर सुबह तुम्हें उठाकर बाहर फेंकूंगा, बिल्कुल किसी इस्तेमालशुदा चीज की तरह, तलाक के कागजात के साथ। वो उसके कान के करीब हंसा रहा था और मोमिना का लहू उसकी रगों में जमता चला जा रहा था। फरदान अहमद से कुछ भी तवक्को की जा सकती थी। जो वो कह रहा था वो कर सकता था, और क्यों ना करता। जो कुछ मोमिना और उसके दरमियान हुआ था, उसके बाद उन दोनों का ताल्लुक था ही ऐसा, सिर्फ और सिर्फ नफरत। बरबनी और उस नफरत के दरमियान कहीं लो देते हुए पुराने जख्म गूंज रहे थे। मोमिना ने बेबसी से अपनी आंखें मैची। खुद को छुड़ाने की उसने एक बेबस कोशिश की थी, मगर मुखालिफ ताकतवर था। जिंदगी इतनी बुरी हरगिज नहीं थी। मोमिना की सब्ज आंखों में आंसुओं के अलावा कभी शोखी और चमक भी हुआ करती थी। उसकी माँ ज़ैनब बेगम और उनकी बड़ी बहन खूला बेगम की एक ही घर में शादियां हुई थीं, सो दोनों का हमेशा का साथ था, मगर कमाई का फ़र्क वाज़े था। मोमिना के वालदैन रोखी सूखी खाकर गुजारा करते, तो खूला बेगम और उनके शौहर सदाकत अली अहमद का बिजनेस दिन बदन तरक्की करने लगा था। बड़ी बहन के तेवर पलटे तो ज़ैनब बेगम ने खामोशी से घर में अपनी हैसियत मुतय्यन कर ली। किचन और बस किचन, घर के कामकाज, और खूला बेगम ने रफ्ता रफ्ता हर चीज़ से अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया, और औलाद के मामले में भी खुदा उन पर मेहरबान रहा। एक बेटा और उसके बाद 2 बेटियों ने उनकी फैमिली मुकम्मल की। मगर ज़ैनब बेगम के घर में मोमिना की सूरत में परी आई तो दोबारा कोई औलाद हो ही न सकी। सोने पर सहागा। चंद सालों बाद शौहर के इंतकाल ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया। वक्त गुजरता गया। सदाकत अहमद के बच्चे बड़े होते चले गए, अमीर से अमीर तरीन होते चले गए, और ज़ैनब बेगम खामोशी से घर के कामकाज में अपनी हंसी को मिटाती चली गई। सिर्फ एक मोमिना ही थी जो उनका वाहिद सहारा थी, मगर मोमिना की खूबसूरती भी उसके लिए मसला थी। नायला और सदरा बस कबूल सूरत थीं। इस बात का भी खुला बेगम को हमेशा खतरा ही रहा था। ये उस वक्त की बात है जब मोमिना ने अपनी इंटरमीडिएट की क्लासेस ख़त्म की थीं। वो काकुल एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस आया था। अरे, ये घर में इतनी सजावट क्यों हो रही है? कोई तकरीब है क्या? उसने अंदर दाखिल होते हुए हैरत से पूछा। बाहर लान में केटरिंग वाले फूलों की सजावट कर रहे थे। हाँ, आज मोमिना का निकाह है। सदाकत साहब ने उसका साथ अंदर आते हुए इत्तला दी थी। वो उसे रिसीव करने गए थे। हैरत है, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। चाची की इकलौती बेटी की शादी है। आखिर वो मेरी भी तो कज़न है ना। फरदान के लहजे में हल्की सी खफगी उतर आई। ये कौन सा कोई इतनी बड़ी तकरीब है? मोमिना की उम्र निकलती जा रही थी और मेरे जान पहचान में एक अच्छा शख्स मौजूद था। मैंने सोचा बस सिर्फ फ़र्ज़ अदा हो जाए। भाई साहब तो अपनी जिम्मेदारी मुझ पर डालकर खुद चल बसे हैं। अब सब कुछ मुझे ही देखना है। चलो तुम अंदर आओ। उसके कंधे पर हाथ मारते उसे कहकर अंदर चले गए थे। उनके अंदाज में हल्की सी तलखी थी। फरदान ने कंधे उचकाए। अच्छा था कि वो तकरीब से पहले पहुंच गया था। खुद वो भी उस तकरीब में शामिल हो जाएगा, उसका इरादा यही था। अंदर कोई खास तब्दीली नजर नहीं आ रही थी। उसका जी चाहा कि वो एक दफ़ा मोमिना को देखें। काफ़ी अरसे से वो घर से गायब रहा था। पहले तालीम और फिर ट्रेनिंग के सिलसिले में उस शहर आना ज़रा कम ही होता था। मोमिना कहाँ है नायला? उसने पास से गुजरती अपनी छोटी बहन को आवाज़ देकर पूछा। उसके चेहरे के तासरात ज़रा बिगड़े। मुझे क्या पता, यहीं कहीं होगी, शायद किचन में हो। वो बेजारी से कहकर आगे बढ़ गई। उसने कहनियों तक मेहंदी लगा रखी थी, निकाह की तैयारी जो करनी थी। फरदान को हैरत हुई। निकाह मोमिना का है,
मेहंदी नायला ने लगवा रखी है और वो किचन में क्या कर रही है? वो परसूच अंदाज में सोचता किचन तक चला आया। वहां ज़ैनब बेगम थके थके अंदाज में चूल्हे पर रखे मुख्तलिफ पतीले चेक कर रही थी। पास एक मुलाजमा बर्तन भी धो रही थी। चाची जान, मोमिना कहाँ है? उसकी आवाज़ पर ज़ैनब बेगम मुड़ी। 6 फुट से निकल, टाइट ब्लैक जीन्स के ऊपर गोल गले वाली टी शर्ट पहने वो इंतहाई वजीहा लग रहा था। उसकी कुशादा आंखें ज़हानत से चमक रही थीं। ज़ैनब बीबी के चेहरे पर एक अफसुर्दा सी मुस्कुराहट बिखर गई। आज उसका निकाह है ना, ज़रा अपसेट है। यहीं कहीं होगी, या तो अपने कमरे में होगी या फिर ऊपर स्टोर में छुपी रो रही होगी। तुम बताओ, कुछ खाओगे? अभी आए हो ना? वो उससे पूछने लगी, मगर फरदान नफ़ी में सर हिलाता वापस पलट गया। उसके जहन में अजीब उलझन सवार हो रही थी। कुछ तो था जो उसे क्लिक कर रहा था। मोमिना के कमरे में जाना उसे मुनासिब न लगा। एक दफ़ा स्टोर में देख लेता हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला आया था। ऊपर की मंजिल पर आखिरी सिरे में एक स्टोर बना था, जहाँ सदरा और नायला के जहेज की पेटियां रखी हुई थीं और दीगर भी कई सामान था। स्टोर के दरवाजे पर पहुंचते ही वो बेकार ठटका। अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। मोमिना, तुम यहाँ हो क्या? उसने हल्के से आवाज़ दी। यहाँ तक तो वो चला आया था, लेकिन अब हल्की सी झिझक आड़े आ रही थी। काफ़ी अरसे से वो अपनी उस कज़न से मिला नहीं था और आज तो उसका निकाह था। भले ऐसे वक्त में दुल्हन से मिलना अच्छा समझा जाता था क्या? यूं भी दुल्हन का तो खास प्रोटोकॉल होता है। मैं बिलावजह अभी उसका चेहरा देख लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वो पलटने लगा। अंदर से आती सिसकियों की आवाज़ थम गई थी। फरदान फिर रुका नहीं और जल्दी से सीढ़ी उतरकर नीचे चला आया था। नीचे अम्मा जान को उसके आने का पता चल गया था और अब वो उसके वारे न्यारे जा रही थी। क्या मोमिना अपने निकाह से खुश नहीं है? किसके साथ हो रहा है उसका निकाह? वो नहा कर टावल से बाल रगड़ता कमरे से बाहर निकला तो उसने अम्मा जान से पूछा था। वो बेजारी से सर झटक कर रह गईं। अरे खुश क्यों नहीं होगी? लड़कियां तो वैसे भी शादी के नाम पर खुश हो जाती हैं। पढ़ाई तो उससे होती नहीं, हर बच्चे में फेल हुई है। बड़ी मुश्किल से कह सुनकर तुम्हारे अब्बा ने उसका दाखला करवाया है, इसीलिए उन्होंने सोचा निकाह कर देता हूँ, अपने घर में सुख में रहेगी। इतना अच्छा खाता पीता घराने का रिश्ता है, ढूंढने से भी ऐसे रिश्ते नहीं मिलते। अम्मा जान की बात पर वो खामोश हो गया था। निकाह की तकरीब की तैयारियां चलती रहीं। वो खुद भी सारे इंतजामात देखने लगा था। जिम्मेदारियां उठाने का वो आदी था पर निभाने का कायल। सो शाम तक जिस वक्त लड़के वाले बारात लेकर उनके घर पहुंचे, कोठी को मुकम्मल तौर पर सजा दिया गया था। ये लड़का है बाबा जान, लेकिन ये तो उम्र में बहुत ज्यादा लग रहा है। ये आपने मोमिना के लिए पसंद किया है? लड़के को देखते ही फरदान को एक जोरदार झटका लगा था। 45 साल उम्र का वो लड़का, जिसे मर्द कहना चाहिए था, दरमियाने से भी छोटे कद का था। शेरवानी के ऊपर गला पहने वो पूरे एतमाद नजर आने की कोशिश कर रहा था, मगर बार बार हंसते हुए उसके पान से रंगे सुर्ख दांत दिखाई दिए जाते थे। फरदान को कराहियत सी महसूस हुई। बाबा जान, आखिर आप क्या कर रहे हैं? क्या इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिला था मोमिना के लिए? उसकी बात पर सदाकत अहमद उसकी तरफ घूमे। अरे बस कर दो यार फरदान, कौन सा मोमिना तुम्हारी बहन है जो तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है? मेरी भतीजी है, मैं जहां मर्जी उसका रिश्ता करूं। अच्छे लोग हैं, ये अपनी दुकान है इस लड़के की और अच्छा खाता पीता है, तुम परेशान मत हो। वो उसे लेकर आगे बढ़ गए थे, मगर फरदान के अंदर अजीब सी बेचैनी उतरने लगी। लड़के के घरवाले इंतहाई अजीब हरकतें कर रहे थे। तेज मेकअप और भड़कते हुए लिबास में मलबूस उनकी खवातीन हर चीज को नाक भूं चढ़ाते निगाहों से देख रही थीं, मगर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मौलवी को लाकर बिठाया गया तो सदाकत साहब ने हंसल दिया। जाओ मोमिना को ले आओ। उन्होंने सदरा और नायला को मुखातिब किया था। वो दोनों उठकर अंदर चली गईं। कुछ देर बाद वो दोनों तरफ से मोमिना को थामे हुए बाहर लाएं। फरदान ने सर उठाकर देखा। उसने जाली का खूबसूरत घूंघट अपने चेहरे पर गिरा रखा था। उसका निकाह का जोड़ा हल्के गुलाबी रंग का था। जोड़ा खूबसूरत था, मगर वो खुद कैसी लग रही थी, फरदान अंदाजा न कर सका। उसे लाकर सजे सुजाए सोफे पर बिठा दिया गया था। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। रुक जाएं मौलवी साहब, पहले मुझे कुछ बातें क्लियर करनी हैं। मेरा भाई तो भूला है साहब, ये लोग अपनी लड़की उसे दे रहे हैं, मगर मजीद कोई बात नहीं कर रहे। ये आवाज़ दूल्हे के बड़े भाई की थी। फरदान ने घूमकर उसकी सिमत देखा। क्या बात करना चाहते हैं आप, जो इस तरह से आपने निकाह के दरमियान से टोका है?
फरदान को बुरा लगा था जब उसकी आवाज बुलंद हो गई थी। वैसे भी उसे ये लोग इंतहाई जहर लग रहे थे। दूल्हे का बड़ा भाई गरूर से एक टांग दूसरी टांग पर रखते बोला, हमें जहेज में एक गाड़ी भी चाहिए। गाड़ी की जमानत देंगे तो ही निकाह होगा, वरना हम अभी बारात लेकर वापस चले जाएंगे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सारे मेहमान खामोशी से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। फरदान का रंग सुर्ख पड़ा। बेसाख्ता वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। ये क्या बेहूदगी है? बाबा जान, कौन लोग हैं ये? किस किस्म के लोगों में रिश्ता किया आपने? मुझे तो ये देखने में ही अच्छे नहीं लग रहे, और ऊपर से इनकी बातें सुने वो बुरी तरह से चढ़ गया था। सदाकत साहब ने बेजारी से दाएं बाएं देखा। अच्छा भाई, ले लेना तुम लोग गाड़ी, लेकिन ये बातें पहले करने वाली थी। अभी तुम लोग निकाह के वक्त गाड़ी की फरमाइश कर रहे हो। इनकी बात पर दूल्हा और दूल्हे का बड़ा भाई दोनों खुश हो गया था। खवातीन में भी खुशी की लहर दौड़ गई। हमें मजीद भी कुछ कहना है। दूल्हे की 5 बहनों और उसकी माँ के लिए सोने के कंगन भी हमें चाहिए। ये सब कुछ भी हमें निकाह से पहले बनवा कर दिया जाए। बने बनाए भी मिल जाते हैं ना। अब तो आप अभी ऑर्डर करें, घर पहुंच जाएगा सारा सामान। दूल्हे की माँ जल्दी जल्दी बोल उठी थी। फरदान की बर्दाश्त जवाब दे गई, बस बहुत हुआ, मुझे ये लोग मुनासिब नहीं लग रहे। बहुत सारे इनके तौर अतवार तो देखी। आखिर मोमिना में ऐसा कौन सा मसला है जो आप उसे इनकी हवाले करें? उसने दबी दबी आवाज में सदाकत साहब के कंधे पर हाथ रखकर कहा था। अरे मसला तो होगा ही ना तुम्हारे घर की लड़की में, जब ही तो मेरे भाई को पसंद किया। वरना कोई भी बता सकता है कि 20 साल की जवान लड़की और मेरे 45 साल के भाई का कोई जोड़ है या नहीं। ना जाने किसका गुनाह हमारे सर पर थोपने को तैयार हैं। कहीं मुंह काला कर लिया होगा लड़की में ना, तो आपको ये कुर्बानी का बकरा चाहिए। तो भाई हम तो कुर्बानी ऐसे देंगे नहीं, मुनासिब रकम मिलेगी तो ही तुम्हारी लड़की ब्याह कर लेकर जाएंगे, वरना ऐसी गंदगी अपने घर में कौन लेकर जाता है। दूल्हे के बड़े भाई ने यकलख्त अपनी जगह से उठते हुए कहा था। फरदान ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसका हाथ उठा था, लेकिन इससे पहले कि वो उस शख्स का जबड़ा तोड़ता, उसे अपने पीछे हल्की सी सिसकी सुनाई दी थी। वो बेसाख्ता मुड़ा। माहौल में इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दी थी। ऐसे में वो सिसकी किसकी थी? फरदान की निगाह उस पर पड़ी जिसने अपना घूंघट उठाकर पलट लिया था। उसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में आंसू थे और चेहरे पर ऐसा खौफ और बेयकीनी थी जैसे उसने कयामत आती देख ली हो। कयामत ही तो थी उसके लिए। महफिल में उसके किरदार और उसके वजूद पर उंगलियां उठाई गई थीं। वो ऐसे लोगों के मुंह से जिन्हें कोई अपने घर बिठाना पसंद न करता। बकवास बंद कर, मैं तेरी जान ले लूंगा। वो सिर्फ एक नजर ही मोमिना को देख सका। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर जकड़ दिया था। उसकी आंखों में इतना खौफ क्यों था? वो इतनी मजबूर क्यों थी? फरदान यकदम पलटा था और दाएं हाथ का जोरदार मुक्का उसने दूल्हे के बड़े भाई के मुंह पर जड़ दिया था। यकदम कोहराम मच गया। बस करो फरदान, क्या हो गया है तुम्हें? सदाकत साहब ने आगे बढ़कर उसे थामना चाहा। नहीं बाबा जान, बस बहुत हो गया। मोमिना मेरी बहन नहीं, लेकिन वो इस घर की लड़की है, और मैं अपने घर की औरतों के मुतालिक इस तरह की बातें नहीं सुन सकता। निकलो तुम सब यहाँ से। मोमिना का रिश्ता तो क्या, उसका इकबाल भी नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को। वो यकदम गरज गए। वो सबकी जाने मुड़ रहा था। औरतें जो बैठी हुई थीं घबराकर उठ खड़ी हुई। दूल्हा भी घबराकर उठा। बस कर दे भाईजान, इतनी अच्छी लड़की मिल रही है, पहले तो कोई मुझे रिश्ता भी नहीं देता था, अब आप खामखा शर्तें तो ना बढ़ाएं। वो गिड़गिड़ा रहा था, मगर उसका बड़ा भाई मुक्का खाने के बाद मजीद बिगड़ गया था। अरे हमें भी नहीं चाहिए ऐसी लड़की, रखो तुम लोग अपने पास ये गुनाह की पोटली। वो मजीद भी कुछ कहता, मगर फरदान ने आगे बढ़कर एक जोरदार घूंसा उसे जड़ दिया था। वो लड़खड़ाकर नीचे गिरा। खून की एक पतली सी लकीर उसकी नाक से निकली। सिक्योरिटी गार्ड्स को फरदान ने आवाजें देकर बुला लिया था। सदाकत साहब और हौला बेगम ने उसे लाख रोकने की कोशिश की, मगर अब की बार वो नहीं रुका था। उसके जहन में उस नाजुक सी लड़की की आंसू भरी आंखियां चिपक कर रह गई थीं। उसने उन सबको घर से निकाल कर ही दम लिया। मेहमान रुखसत होने लगे। उनकी शादी में घर आकर खामोशी और सन्नाटे में तब्दील हो गया। आखिर तुम्हें हो क्या गया था फरदान? जरा सा अपने गुस्से पर काबू पा लेते। बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला था। सदाकत साहब ने परेशानी से सोफे पर बैठते हुए कहा था। मोमिना हनूज वहीं बैठी थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी ना थी कि वो तमाशे के बाद उठकर अपने कमरे में जा सकती। पहले ही उसका कहीं रिश्ता नहीं होता, इतनी निकम्मी है ये, और अब तो उसकी बारात आकर वापस चली गई है, अब कौन भला उसे अपनाएगा? हौला बेगम ने इंतहाई तलखी भरे अंदाज में कहा था।
فردان نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی۔ مومنہ کے پیچھے مجرم بنی کھڑی زینب بیگم نے خاموشی سے مومنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس ہاتھ میں واضح لرزش محسوس کی جا سکتی تھی۔ فردان کا دل زور سے دھڑکا۔ دل تو وہ پہلے ہی ہار چکا تھا، اب بس فیصلہ ہی کرنا تھا۔ میں کروں گا مومنہ سے نکاح، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور مجھے پسند ہے۔ آپ نکاح پڑھائیں مولوی صاحب۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتے مولوی کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ مومنہ نے جھوم کر نگاہیں اٹھائیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ آسمان سے زمین پر گری تھی اور اب پھر کوئی اسے سنبھالنے کو تیار تھا، اور سنبھالنے والا کون تھا؟ اس گھر کا اکلوتا وارث۔ خولا بیگم کو تو جیسے دورہ سا پڑ گیا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، منع کر رہی تھی، مگر فردان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا کہہ دیا تھا۔ صداقت صاحب نے پریشانی اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جوان بیٹے کو روکنا چاہا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا، اور جوان اولاد کے سامنے ماں باپ کس طرح مجبور ہو جاتے ہیں، یہ انہیں آج پتہ چلا تھا۔ مولوی نکاح کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ زینب بیگم نے اپنے آنسوؤں کو تشکر کے آنسوؤں میں بدلتے دیکھا۔ وہ اس گھر میں مجبور تھیں۔ نائلہ، صدرہ کی کمزوری دیکھتے ہوئے ان کی بہن نے مومنہ کا رشتہ جلد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جو رشتہ اس کے لیے پسند کیا تھا وہ کسی صورت بھی مومنہ کے لائق نہیں تھا۔ نہ تو مومنہ میں کوئی عیب تھا اور نہ ہی وہ کردار کی بری تھی، لیکن وہ جانتی تھی یہ ظلم صرف اس لیے تھا تاکہ وہ اس گھر سے رخصت ہو جائے، مگر حالات خود بخود پلٹ گئے تھے۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ مومنہ کو میرے کمرے میں لے جاؤ۔ نکاح مکمل ہوتے ہی اس نے پلٹ کر صدرہ کو کہا تھا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ مومنہ پر ڈالی اور پیر پٹکتے اندر کی سمت چلی گئی تھی۔ بھائی کا حکم ماننے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آؤ مومنہ، میں تمہیں لے جاتی ہوں۔ زینب بیگم نے ہاتھ بڑھا کر مومنہ کو اٹھا لیا تھا۔ ان کا سر فخر بلند نظر آ رہا تھا۔ خولا بیگم نے ایک نفرت بھری نگاہ اپنی بہن پر ڈالی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا فردان، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ لڑکی اس لائق نہیں، مگر تم میری بات سنتے کہاں ہو؟ وہ غصے سے کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ یہ ساری سرگوشیاں، سارے نفرت بھرے جملے مومنہ نے سنے تھے۔ ٹھنڈے پڑتے وجود کے ساتھ دونوں طرف سے اپنا بھاری لہنگا اٹھائے وہ ماں کے ساتھ جلدی اندر گئی تھی۔ امی، یہ سب کیا ہو گیا؟ آپ کو پتہ ہے نا، خالہ جان مجھے بالکل پسند نہیں کرتی۔ پتہ نہیں اب وہ میرے ساتھ کیا کریں گی۔ آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ وہ پوری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ فردان کے کمرے میں چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ دولہا کا کمرہ تو نہیں تھا، وہ اتفاقی طور پر ہی دولہا بن گیا تھا۔ زینب بیگم نے جلدی جلدی ادھر ادھر پڑا سامان اٹھا کر ایک کرسی پر رکھا۔ بیڈ کی چادر سیٹ کرتے ہوئے اسے آہستگی سے انہوں نے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ میری جان، تم فکر مت کرو، اللہ نے تمہارے لیے بہترین ہمسفر چنا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا وہ خود ہی تمہیں بتا دے گا، مگر میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ انہوں نے عقیدت سے بیٹی کا ماتھا چوم لیا تھا جو حسن میں یکتا تھی اور آج قسمت میں بھی جیت گئی تھی، مگر قسمت دہلیز پر کھڑی مسکرا رہی تھی اور اس کے لیے ایسی آزمائش لانے والی تھی جہاں سے نکلنا مومنہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ مومنہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے کمرے کی خاموشی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کتنے پل گزرے جب وہ کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ ارے اتنا انکمفرٹیبل ہو کر کیوں بیٹھی ہو؟ چینج کر لو، اب ہماری شادی کوئی نارمل شادی تو ہے نہیں۔ کیا میں نے تمہارے لیے منہ دکھائی کا کوئی بندوبست کیا ہو؟ امید ہے تم برا تو نہیں مناؤ گی؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا بیڈ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مومنہ نے ہلکا سا خود میں سمیٹ کر رخ دوسری جانب کیا۔ فردان نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ رات کا وقت تھا، تاریکی تھی۔ ویسے میں اس کے قریب کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ ہمدردی میں کیا تھا اس نے، لیکن اب وہ کیا سوچ کر اس کمرے میں آیا تھا؟ فردان خود کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ دیکھو مومنہ، مجھے نہیں پتا کہ تم کیا سوچ رہی ہو، مگر واقعی میں یہ سب بہت اچانک ہوا ہے، اور میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں وقت دوں گا، تم اس رشتے کو قبول کرو، اور جب تم مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی تب ہم مزید کچھ سوچیں گے۔ فردان نے آہستگی سے اس کا حنائی ہاتھ تھاما۔ وہ خود میں سمیٹ کر رہ گئی۔ تو ایزی ہو کر سو جاؤ، میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، اگر ضروری کام ہے۔ مومنہ جانتی تھی اسے کوئی ضروری کام نہیں تھا، وہ صرف اسے کمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے چلا گیا تو مومنہ نے گہری سانس لی۔ کمرے میں اس کے پرفیوم کی خوشبو ہنوز موجود تھی۔
वो अजीब सहर अंगेज शख्सियत का मालिक था। लम्हों में ही उसने मोमिना का दिल अपनी कैद में कर लिया था। मैं तो इस रिश्ते को कब से कबूल कर चुकी हूँ। उस शख्स से शादी करते वक्त जो मेरे दिल की हालत थी वो अब तक बदल चुकी है। वो सरगोशी के आलम में खुद से मुखातिब थी, मगर अंदर कहीं खौफ भी ज्यादा सा था। खाला का रवैया उसके साथ अच्छा न था, ये बात वो जानती थी, और चचा ने तो उसे हमेशा बोझ ही समझा था। उसकी माँ की और उसकी हैसियत उस घर में क्या थी, ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं थी। फिर भला वो घर के उकलूते वारिस की बीवी के तौर पर उसे कैसे कबूल करने वाले थे। मगर कुछ तो था जो उसे खुश करने पर मजबूर कर रहा था। गहरी सांस लेते हुए वो उठ खड़ी हुई। उसे हल्का सा अफसोस हुआ। फरदान को कमरे से नहीं जाना चाहिए था। काश वो मेरे सजे समरे रूप की कोई तारीफ ही कर देता। अपनी सोचों पर सर झटकते हुए जल्दी से वॉशरूम में कैद हो गई थी। नहा धोकर चेंज करके वो बाहर निकली तो उसे झिझक सी आई। अपने कमरे के अलावा आज पहली दफा वो कहीं और रात गुजारने वाली थी। खाम मेरी वजह से न जाने कहाँ खार हो रहे होंगे, मुझे उन्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था। वो काउच पर कंबल ओढ़कर लेट गई थी। अगली सुबह बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी। वो कमरे से बाहर निकली तो फरदान वापस आ चुका था। खाला जान उसे किसी काम से भेज रही थीं। साथ में एक लंबी लिस्ट भी थमा रही थीं। अब रात में सब मेहमानों ने आ जाना है। हॉल तो हमने वलीमे का बुक करवाया नहीं, घर में ही वलीमे की दावत कर लेते हैं, इसलिए ये सब सामान ला दो, खाला उसे कह रही थीं। वो बड़ा फ्रेश लग रहा था। अस्सलामुअलैकुम खाला जान। उसने ऐस्तगी से पास जाकर सलाम किया था। खूला बेगम चौंकी। चेहरे के तासुरात एक पुल के लिए सपाट हुए, मगर उन्होंने संजीदगी से सलाम का जवाब दिया। तुम बाहर क्यों आ गई हो? कमरे के अंदर जाकर बैठो, शाम में तुम्हारे वलीमे की तकरीब है। मोमिना को हैरत का जोरदार झटका लगा। कितनी आसानी से सब हो गया था। उन्होंने उसे कबूल कर लिया था। नायला और सदरा के चेहरे के तासुरात भी बिल्कुल नॉर्मल थे। वो दोनों इससे अल्लाह वास्ते का बैर रखती थीं, मगर फिर भी नायला 1 घंटे बाद उसके कमरे में चली आई थी। घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तुम ऐसा करो, जल्दी से नहा के रेडी हो जाओ, ये वाला ड्रेस पहन लेना, अम्मी ने कहा है, और अब हाँ, कोई नखरा मत करना। नायला ने एक जोड़ा बेड के ऊपर रखते हुए मुझे ही तुम्हें बचाने का शौक था, और अब देखो, तुम मेरे नाम से मुंसलिक हो। कराहत है मुझे अपने नाम से। अब निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो यकदम हलक के बल चलाया था। मोमिना घबरा कर बेड से नीचे उतरी। और हाँ, अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई तलब हो रही है तो अपने किसी आशिक को बुला लो। एक दफा फिर मेरे पास अपनी कोई उम्मीद लेकर मत आना। वो दो टोक अंदाज में बोलता बेड के दूसरी जानिब से नीचे उतर गया था। मोमिना को जिल्लत और सबकी का शदीद एहसास हुआ। आंखें नम पड़ने लगी थीं। वो उल्टे कदमों उसके कमरे से बाहर निकली थी। बाहर लाउंज में सोए हुए कई दो गर्दन उठा उठा कर देख रहे थे। मोमिना के गाल सुर्ख पड़ने लग गए। जिल्लत और एहानत उसने पहले भी कई मर्तबा सही थी, अब कौन सा नई बात थी। वो तेजी से ऊपर सीढ़ियों की समत भागती चली गई थी। ये रात तो उसे जैसे अब काटने ही थी। कोई जाए पनाह नहीं थी। उसका कमरा थक चुका था, और जिस कमरे से वो निकाली गई थी वहां दोबारा दाखिल होने की उसमें हिम्मत नहीं थी। रेलिंग के साथ टेक लगाकर अपने घुटनों पर सर टिकाए मोमिना ने एक और रात आंसू बहाते गुजार दी थी। सुबह खामोशी से उठकर किचन में चली आई थी। घर भर के जमा मेहमानों के लिए नाश्ता उसने बनाना था। वो चाय का पानी चूल्हे पर रख रही थी जब उसने नायला को बौखलाए अंदाज में पूरे घर में फिरते देखा। नायला आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? ये तो 12 बजे से पहले जागती नहीं। वो हैरान थी। मेहमान नाश्ते के बाद रुखसत हो जाने थे, सो उसने अपना सर झटका और नाश्ता बनाने पर तवज्जो मरकूज कर दी। अम्मी, सबकी तवक्को के मुताबिक भाई अभी तक अपने कमरे में सो रहे हैं। मैंने जानबूझकर रात को मोमिना को उनके कमरे में भेजा था ताकि वो एक दफ़ा फिर गुस्सा हो जाएं और घर छोड़ दें। मैं नहीं चाहती जब फाहद की अम्मी अबू रिश्ता लेकर आएं तो भाई यहाँ मौजूद हूँ। आपको पता है ना उनकी आदत। वो अजीब जुड़े हुए अंदाज में बोल रही थी। खोला बेगम ने झुंझलाए अंदाज में अपनी बेटी को देखा। अरे भाई, क्यों सर पर सवार कर रही हो? बलाओ उस लड़के को जिसके लिए अतौली हुई जा रही हो। तुम्हारे भैया ने वैसे भी मुझे कह दिया है कि जहां चाहूं मैं तुम्हारा रिश्ता कर सकती हूँ, वो कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने नायला को झुंझलाकर कमरे से बाहर भेजा था। वो पैर पटकती कमरे से बाहर निकल आई, जहां मोमिना नाश्ते के झूठे बर्तन लाउंज में से इकट्ठे करके किचन में ले जा रही थी।
बड़ी मैडम बनी फिर रही हो ना? बताती हूँ मैं अम्मी को। रात फरदान भाई के कमरे में घुसकर सोई थी तुम। इतनी हैसियत है तुम्हारी? औकात से बाहर निकल रही हो तुम। पिछली बार जो कुछ किया था वो भूल गई हो, जो एक दफा फिर फरदान भाई के करीब होने की कोशिश कर रही हो। वो नफरत भरे अंदाज में अपना गुस्सा मोमिना पर उतारती रही। वो हैरत से उसका मुंह देखती बर्तन लेकर पलट गई थी। जवाब देने की उसकी हैसियत न थी, और मामला क्या चल रहा था उसके फरिश्तों को भी खबर न थी। मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे तो मोमिना ने खामोशी से सफाई का काम संभाल लिया था। एक काम वाली आती थी जिसे कहकर काम करवाते मोमिना का हलक खुश्क होने लग जाता था। नतीजा, जनाजे से ज्यादा काम उसे खुद ही करने पड़ते थे। उस वक्त भी वो सारी सफाई करके अभी फारिग हुई थी जब डोर बेल एक दफा फिर बजी। कुछ मेहमान आए थे। मोमिना ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। कुछ लोग अंदर दाखिल हुए, मगर उससे पहले कि वो उनसे सवाल जवाब करती, अंदर से नायला यकदम लपक कर आई थी। अरे आंटी अंकल, आ गए आप लोग। अम्मी आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। वो इतनी खुश अखलाक पहले कभी ना थी। मोमिना ने हैरत से उसके सर देखा, और तभी तो बूढ़े मियाँ बीवी के पीछे एक जवान लड़का भी घर के अंदर दाखिल हुआ था। मोमिना ने सरसरी सी निगाह उसके चेहरे पर डालकर दुपट्टा अपने सर पर लिया था, मगर वो जहाँ की थी वहाँ रह गई। वो चेहरा, वो आंखें, वो बाल, वो कभी नहीं भूल सकती थी। ये वही शख्स था, वही लड़का जो उस रोज उसके कमरे में बैठा था, शर्टलेस, और जिसने उस पर इल्जाम लगाया था कि मोमिना ने उसे अपने कमरे में बुलाया है। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। लड़का हंसते अंदाज में उसे सलाम करके अंदर बढ़ गया था, जैसे उसे मोमिना से कोई सरोकार न हो, मगर वो तो जमीन के अंदर गिर चुकी थी। बिलाशुबा लड़के ने अपने चेहरे में काफी तब्दीलियां कर ली थीं। पिछली बार जब वो उस घर में आया था तब वो क्लीन शेव था। बाल बिल्कुल छोटे छोटे से थे, और दरमियान में 5 साल भी तो थे। 5 साल गुजर चुके थे। उसका जिस्म पहले की निस्बत भरा भरा हो गया था। उसने दाढ़ी रखी थी और खूब लंबे लंबे बाल रख छोड़े थे। रंगत पहले की निस्बत काफी ज्यादा साफ हो गई थी। वो पहचानने में नहीं आ रहा था, मगर उसने जिस लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी, वो ये चेहरा कैसे भूलती। नायला ने बेतकल्लुफी से लड़के को कंधे से ठोका दिया था। मोमिना का सांस उसकी हालत में ही कैद हुआ। कड़ियां आपस में मिलने लगी। कौन था वो लड़का? और उस रोज के उसने उसे फरदान के कमरे में लाकर बिठाया था। नायला, सदरा, खूला बेगम, ये सब लोग उससे नफरत करते थे। ये बात तो वो अच्छी तरह जानती थी। तो फिर वो इतनी अनजान कैसे बन गई? आखिर आज तक वो ये क्यों ना समझ पाई कि ट्रैप केस किसका था? वो नायला के रिश्ते के लिए आने वाले लोग थे। साफ झलक रहा था कि नायला और लड़का एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हाँ, अलबत्ता लड़के वालों ने इकरार नहीं किया था। वो गरीब सी फैमिली से थे, मगर बातों बातों में उन लोगों ने साफ कह दिया था कि लड़का अगर घर दामाद भी रहना चाहे तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं, और नायला की माँ तो यही चाहती थी। सदाकत साहब को सवाए मेहमानों के सामने बैठने के और कुछ नहीं आता था। उन्होंने तो उस लड़के को पहचाना भी न था। मोमिना को चाय लाने का ऑर्डर मिल चुका था। कांपते हाथों से चाय कप्पों में उंडेलते वो लाउंज में चली आई। दिल था कि डूबे चले जा रहा था। मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। क्या आपको हमारा लड़का रिश्ते के लिए मंजूर है? उन्होंने खूला बेगम से पूछा था। खूला बेगम ने सर हिलाया। हाँ भाई, सोचने की क्या जरूरत है। जब लड़का हमारे अपने ही घर में रहेगा तो हमें अपनी बेटी से देने में क्या तकलीफ है भला? मोमिना ने बेचैनी से दाएं बाएं देखा। फरदान कहाँ था? उसे उस वक्त यहाँ होना चाहिए था। काश वो यहाँ होता। वजीहा एक आदमी था, ज़हीन भी था। शायद वो इस लड़के को पहचान लेता। गो कि उस रोज उसे देखते साथ ही अजीब से अंदाज में जमीन पर बैठता चला गया था। शदीद सदमे के जेरे असर वो दोबारा उठा ही न था जब तक सिक्योरिटी के आदमियों ने उस लड़के को मार पीट कर घर से निकाल नहीं दिया था। शायद उसे याद हो। वो बेचैन हो रही थी। मोमिना, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो सारी चाय गिरा रही हो तुम। खूला बेगम के डांटने पर वो यकदम जैसे होश में आई थी। उसे उस लड़के की निगाहें खुद पर जमी हुई महसूस हो रही थीं। तुम जाओ यहाँ से। हर जगह मुंह उठाकर आ जाती हो। कहा भी था रानी को भेजना। मुलाजमा हो लेकिन औकात से बाहर निकल जाती हो। नायला ने सबको जताया था कि वो घर की एक मामूली मुलाजमा है। वो वहां रुकना भी नहीं चाहती थी। लड़खड़ाते कदमों से वो कमरे से बाहर निकल आई। नायला मेहमानों के साथ बिजी थी। उस लम्हे मोमिना ने एक बड़ा कड़ा फैसला किया।
वो धुंधलाई हुई आंखों के साथ नायला के कमरे में आई थी। उसे एक मौका मिला था अपनी बेगुनाही साबित करने का, चाहे उसके बाद उसे कुछ मिलता या ना, मगर वो बेगुनाही तो साबित कर ही सकती थी। कांपते हाथों से उसने सामने टेबल पर पड़ा नायला का मोबाइल उठाया। नायला ने कई दफा उसके सामने अपने मोबाइल का पासवर्ड खोला था। उसे पासवर्ड अच्छे से आता था। पासवर्ड एंटर करते उसने नायला के मोबाइल गैलरी में वहां की कई तस्वीर थीं। इसी लड़के के साथ नई तस्वीर, पुरानी तस्वीर। मोमिना गैलरी में पुरानी तस्वीर निकालती चली गई। रफ्ता रफ्ता लड़के का पुराना हुलिया सामने आता गया। वो दोनों 5 साल से एक दूसरे के साथ ताल्लुक में थे। कई तस्वीर में नायला काफी हद तक लड़के के करीब थी। वो पहले कॉलेज में एक साथ थे और अब यूनिवर्सिटी में। यकीनन नायला ने ही उसे उस रोज घर बुलाया था। मोमिना ने कांपते हाथों से चंद तस्वीर सेलेक्ट की। वो जो कुछ करने जा रही थी उसे नहीं पता था उसका नतीजा क्या निकलने वाला था। पुरानी तस्वीर, जिसमें उस लड़के का चेहरा वाज़ेह था, मोमिना ने तस्वीर फरदान के नंबर पर नायला के मोबाइल से ही सेंड की थी। उसने देखा था आज सुबह जिस वक्त फरदान घर से बाहर निकला था, उसका मोबाइल उसके कमरे में ही रह गया था। मुलाजमा को कमरे की सफाई का कहते वक्त उसने खामोशी से मोबाइल सारी टेबल से उठाकर दराज में डाल दिया था। फिलहाल वक्त ये तस्वीर उसे मिलने वाली नहीं थी और यही वो चाहती थी। तस्वीर के साथ उसने व्हाट्सएप और मैसेजेस में पुरानी चैट्स खोली थीं। उन दोनों की आपस में लंबी लंबी बातें थीं। उन बातों में मोमिना का जिक्र भी था। कहीं तुम्हारा भाई मुझे पहचान तो नहीं लेगा? लड़के ने नायला से कल रात को ही सवाल किया था, जिस पर नायला ने जोरदार अंदाज में कहकहा लगाया था। भाई अपने सदमों में गुम हैं, देख लेना, अम्मी उन्हें किसी न किसी बहाने से घर से निकाल देंगी। जब तुम लोग आओगे तब भाई मौजूद ही नहीं होंगे। भाई को एंड टाइम पर तुमसे मुलाकात करवाई जाएगी और वैसे भी वो तुम्हें अब नहीं पहचानेंगे। काफी पुरानी बात हो गई है ना? मोमिना की आंखों से आंसू टपक कर बिखरे। कितनी आसानी से उसके अरमानों की लाश पर अपना महल तामीर कर रही थी और किसी को भिनक तक नहीं पड़ रही थी। उसने मोमिना का दिल उजाड़ दिया था, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अब नई जिंदगी सजाने जा रही थी। बाहर की आहट पर घबराकर उसने मोबाइल वापस टेबल पर रखा। फरदान को भेजी जाने वाली तस्वीर का रिकॉर्ड मिटा चुकी थी। वो जिस वक्त कमरे से निकली, नायला हंसती मुस्कुराती इसी तरह आ रही थी। मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ, उसे ऑर्डर देते हुए वो कमरे में जा घुसी। मोमिना सर हिलाकर तेजी से कमरे से बाहर निकल आई थी। उसे बस अब फरदान का इंतजार था। उसका इंतजार तवील साबित हुआ था। वो शाम ढले घर में दाखिल हुआ। मोमिना पर एक सरसरी निगाह डालते हुए वो खुला बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गया था। मोमिना ने देखा, उसके हाथ में खाकी लिफाफा था। मैंने तलाक के पेपर्स बनवा दिए हैं, मैं मोमिना को आज़ाद करा रहा हूँ। उसने कागजात सामने मेज में रखे थे। हुला बेगम ने बेजारी से कागजात देखे। हाँ कर दो, निकाह करने की जल्दी भी तुम्हारी ही थी। कहा भी था किसी अच्छे घराने की बीवी लाऊंगी। अच्छा सुनो, आज नायला के रिश्ते वाले आए थे, बड़े अच्छे लोग थे, मैंने हामी भर ली है। वो पुरजोश होकर उसे बताने लगी थी, सर हिलाता पलटा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर मुझे डिटेल्स बताइएगा, मुझे तब चाय बनवा दे। वो कमरे से निकला तो हुला बेगम ने किचन की समत मुंह करके आवाज लगाई थी। मोमिना का दिल जोर से धड़का। क्या वो उसका साथ देगा या एक दफा फिर उस पर शक करेगा? क्या वो एक दफा फिर हंगामा तो नहीं खड़ा कर देगा? वो शदीद बेचैन थी, न मालूम उसने किस तरह चाय बनाई। जितनी देर में वो फ्रेश होकर और दोबारा हुला बेगम के कमरे में दाखिल हुआ, मोमिना लरजते कदमों से चाय की प्याली थामे उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई थी। मुलाजिमा को भेज देना था, तुम्हें तो बहाना चाहिए फरदान के आगे पीछे घूमने का। अब चाय यहाँ रखो और जाओ, हुला बेगम ने उसे हुक्म दिया। मैं बता रही थी कि नायला के लिए आज एक रिश्ता आया था। बड़े अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, लड़का पढ़ा लिखा है और बड़ा ही खूबसूरत थी। वो लोग घर दामाद बनाने पर भी कोई एतराज नहीं कर रहे थे। अपने दाएं में आंखों के सामने ही रहेगी, जरा सी लापरवाही न हो। बेगम बात करने जा रही थी। मोमिना ने सर उठाकर उसे देखा। वो जेब से मोबाइल निकाल रहा था। मोबाइल नजरों के सामने किए वो स्क्रीन पर उंगलियां फेरने लगा। तुम क्यों यहाँ बुत बनकर खड़ी हो? अब जाओ यहाँ से। हुला बेगम ने उसे बुरी तरह से झड़का। मोमिना बुरी तरह से घबराई। एक इंतहाई मायूसी भरी निगाह उसने फरदान की तरफ डाली, जो बेतासुर अंदाज में मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहा था। क्या उसने मेरी भेजी हुई चैट्स नहीं देखी? क्या उसने वो तस्वीर नहीं देखी?
क्या उसने उस लड़के को नहीं पहचाना? मोमिना की आंखों में आंसू उतर आए थे। हाँ, उसे नहीं पहचाना। मैं एक दफा फिर हार गई। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ पलटी थी। क्या यही है वो लड़का जिसका रिश्ता आज नायला के लिए आया है? मोमिना ने उसकी आवाज अपने कानों में सुनी। उसने बेयकीनी से रुख मोड़ा। वो मोबाइल खूला बेगम के सामने किए उन्हें एक तस्वीर दिखा रहा था। खूला बेगम के चेहरे का रंग तेजी से बदला। हाँ, यही है, मगर यहाँ तो उन्होंने जुमला दानिस्ता अधूरा छोड़ दिया था। सैज उनसे कुछ बोला ही न गया था। फरदान गहरी सांस लेता उठ खड़ा हुआ। हाँ, ये बहुत पुरानी तस्वीर है ना? शायद बात अच्छी है। 6 साल पुरानी, जरा गौर से देखिए। इसमें ये लड़का बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है जैसा उस रोज मेरे कमरे में बैठा हुआ था। शर से बेनियाज। उस रोज अगर ऐसा ही था तो फिर आज आप उसका रिश्ता नायला के लिए क्यों कबूल कर रही हैं? क्या आप भूल बहनें और माँ मिलकर मुझसे झूठ बोलते रहे, मेरा दिल उजाड़ते रहे और मैं कुछ न कर सका। वो थके हारे अंदाज में सोफे पर बैठा था। मोमिना के कदमों से जैसे जान निकलने लगी। शौहर की आवाजें सुनकर सदरा और नायला दोनों भागती हुई माँ के कमरे में आई थीं। मेज पर पड़े मोबाइल पर निगाह पड़ते ही नायला का रंग सफेद पड़ा। ये सब मोमिना ने किया है, मैं तेरी जान ले लूंगी। वो यकदम लपकी। मोमिना घबराकर 2 कदम पीछे हटी, मगर ऐन उसी लम्हे वो नायला और उसके दरमियान आया था। हाथ भी मत लगाना मेरी बीवी को। पहले ही बहुत नुकसान कर चुकी हो तुम लोग मिलकर मेरा और मोमिना का, मगर अब नहीं। जो इल्जामात उस रोज तुमने मोमिना पर लगाए थे, दरहकीकत वो तुम्हारी सच्चाई थी। ये लड़का, उसके साथ तुम्हारी कुर्बत बता रही है कि तुम्हारे ताल्लुकात किस किस्म के हैं। वो फुंकारते हुए नायला की समत बढ़ा था। अम्मी, देखें भाई को। वो घबराकर 2 कदम पीछे हटी, मगर खूला बेगम उसे क्या बचाते। जवान बेटे के सामने उनकी अपनी जबान गुंग हो रही थी। सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी। तुमने क्यों नहीं सच बताया मुझे? इस रोज क्यों खामोश रहीं? तुम पूरे 5 साल में इंतजार करता रहा कि तुम मुझसे राब्ता करो, मुझे बताओ कि वो सब झूठ था, मगर तुमने इतनी आसानी से हार मान ली। वो मोमिना की समत पलटा। मुझे माफ कर दो मोमिना, ये तुम्हें डिजर्व नहीं करता। डिजर्व तो मैं भी नहीं करता, मगर मेरा और तुम्हारे दरमियान जो रिश्ता है, इस नाते से मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि आने वाली सारी जिंदगी में हर उस जुल्म का इजाला करूंगा जो तुम पर हुआ। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, मेरे साथ चलोगी। उसका हाथ थाम कर कमरे से बाहर निकल आया था। पीछे एक कहराम मचा था। खूला बेगम मोमिना को बुरा भला कह रही थीं और वो बेयकीनी से अपने हाथों को देख रही थी, जैसे उसे मजबूती से थाम रखा था। ये घर वाले कभी नहीं बदलेंगे, हाँ, मगर मैं बदल चुका हूँ। मेरी आंखों पर बंधी पट्टी खुल चुकी है। मेरी पोस्टिंग हो गई है और अब से जहाँ मैं रहूंगा वहीं तुम भी रहोगी। जिसने मेरे साथ रिश्ता रखना है वो तुम्हें कबूल करेगा तो मैं उसे कबूल करूंगा, वरना नहीं। वो मजबूती से कह रहा था। मोमिना के लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई। एक लंबी मसाफत काट कर ही सही, मगर आखिरकार उसे सुकून मिल ही गया था।